अच्छा जी, अगर हम पोलराइजेशन, हमने ये ओवरऑल डायपोल पढ़ लिया था, राइट? यस और नो? ओवरऑल डायपोल हो गया था ना हमारा? यस। ओवरऑल डायपोल हो गया था। अब हम हो गया था। पोलराइजेशन, अब हम पोलराइजेशन पावर वाले कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा समझें, इसमें क्या हो रहा है। बेसिकली सीन ऐसा था कि ना, मैं पहले गया, मैंने सोडियम और क्लोरीन को रिएक्ट करा के सोडियम क्लोराइड बनाया। तो मैंने सोडियम क्लोराइड को एग्जामिन किया, मुझे कंफर्म हो गया कि सर ये तो आयनिक बॉन्ड है। मैंने बोला ओके, नॉर्मल बात है। फिर जब मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड को रिएक्ट कराया, तो मैंने देखा कि हाँ भाई, ये भी सर आयनिक बॉन्ड है। और ये बात अभी तक सेंसिबल जा रही है कि सर ये मेटल है, ये नॉन मेटल, इनके बीच में सर ऑफ कोर्स आयोनिक बॉन्डिंग ही होगी, राइट? फिर उसके बाद जब मैंने एल्यूमिनियम और क्लोरीन को रिएक्ट कराया, तो मुझे बताया हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एल्यूमिनियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। डोंट यू थिंक कि इनके बीच में आयोनिक बॉन्डिंग होनी चाहिए? यस और नो? यस। बट इनके बीच में निकली कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसको हम थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर कह रहे हैं। जब मैंने एल्यूमिनियम क्लोराइड को देखा ना, AlCl3 को, तो इसके अंदर मुझे थोड़ा सा ना कोवेलेंट कैरेक्टर नजर आया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि हाँ भाई, ये क्या कहानी हो रही है, मतलब ये कोवेलेंट कैरेक्टर वाला क्या कहानी है। मतलब डू यू गेट द कॉन्सेप्ट कि हम फंसे कहाँ पे? पोलराइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट अब हुआ क्या, NaCl आयोनिक था, MgCl2 आयोनिक था, ठीक है? NaCl आयोनिक था, MgCl2 आयोनिक था, लेकिन AlCl3 कोवेलेंट कैरेक्टर वाला निकल आया। जब AlCl3 कोवेलेंट कैरेक्टर वाला निकल के आ गया, तो मैंने बोला कि नहीं भाई, देयर मस्ट बी समथिंग एल्स, यहाँ कोई ना कोई डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट केस होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने AlCl3 को पूरा स्टडी करा। जब मैंने AlCl3 को पूरा स्टडी करा ना, तो फिर मेरे पास एक नया कॉन्सेप्ट बन गया, जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। मुझे बताएं, आप लोग को ये बात समझ आ रही है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना, बिग की बिगनिंग कहाँ से हुई? यस और नो? यस। यस। अब जरा जल्दी से आते हैं हम। अब हमने ना पहले ऐसे बोला कि सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन को सर एग्जामिन करते हैं। इसमें 11 प्रोटॉन्स, इसमें 12 प्रोटॉन्स, इसमें 13 प्रोटॉन्स। लेकिन अगर आप गौर करें ना, तो इन तीनों में 10 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मुझे बताएं, क्या आप हम सब इससे इस बात से एग्री करते हैं? क्या ये जो चार्ट बना हुआ है, क्या हम सब इस बात से एग्री कर रहे हैं? और आप लोग को मेरी स्क्रीन भी विजिबल है, ये भी बता दें साथ साथ। आई होप सो। नहीं किया अच्छे से फिर। हाँ जी सर, तो बेसिकली बात सारी ऐसी है, बात सारी ऐसी है। गैस कैन यू हेयर मी? मेरी आवाज आ रही है सबको? या। हम ये कह रहे थे कि देखिए यस। सर, एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन्स ने 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करा हुआ है, और सोडियम में 11 प्रोटॉन्स ने 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करा हुआ है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एल्यूमिनियम के केस में ज्यादा है, बिकॉज आपके पास ज्यादा प्रोटॉन्स ने कम इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करा हुआ है। तो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। देयरफॉर आपके पास जो एल्यूमिनियम आइन है, वो सबसे छोटा होगा, मैग्नीशियम आयन से छोटा होगा, और जो सोडियम आयन है वो सबसे, सॉरी, एल्यूमिनियम आयन सबसे छोटा, फिर मैग्नीशियम आयन, और फिर सोडियम आयन। मतलब कि सोडियम आयन आपके पास सबसे बड़ा होगा। सर, द ओनली रीजन कि सोडियम आयन सबसे बड़ा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना श्रिंक नहीं हो रहा। बट एल्यूमिनियम के केस में इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशो बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा श्रिंक हो रहा है, राइट? गेटिंग माई पॉइंट? ये बात सबको समझ आ रही है, ये सानो? या। ठीक है यस। जी। अब जरा इस बात को आगे लेकर चलते हैं। हम कह रहे हैं कि ये अब ना, ये आपके पास Al प्लस सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बेटा, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है चार्ज डेंसिटी का। किसका कॉन्सेप्ट आता है? चार्ज डेंसिटी का। अब डेंसिटी क्या होती है सर? डेंसिटी होता है मास, मास ओवर वॉल्यूम, राइट? ऐसा ही है। तो इसी तरह चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। अब इसको आप चार्ज ओवर वॉल्यूम भी कह सकते हैं, बट क्योंकि अभी हम टू डी प्लेन में ही ज्यादातर बात कर रहे होते हैं, हम 3D प्लेन में नहीं जाते, तो इसको हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया कह रहे होते हैं। वरना अगर आप इसको टेक्निकली देखें, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। एनीवे सर, चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। अब आप मुझे बताएं, मैं अगर एल्यूमिनियम आयन की बात करता हूँ, तो इन सबसे कंपैरिजन में क्या एल्यूमिनियम आयन का चार्ज सबसे ज्यादा है? यस और नो? यस और नो? इन तीनों के या। केस में एल्यूमिनियम आयन का चार्ज सबसे ज्यादा है। तो जब चार्ज ज्यादा होगा, तो डोंट यू थिंक चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी? यस और नो? बिल्कुल हो जाएगी, यस। राइट? यस। एंड अगर हम बात करें एल्यूमिनियम का, मुझे पता है एरिया सबसे कम नहीं है, बिल्कुल सबसे कम है सर, सबसे छोटा है। सबसे छोटा है एल्यूमिनियम का एरिया हमारे पास, राइट? तो आपके पास जब एल्यूमिनियम का एरिया सबसे छोटा है, तो उसकी चार्ज डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि आपके पास एल्यूमिनियम की, अगर मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूं,
तो उसमें फोर फोल्ड इंक्रीज होगा बिकॉज उसका चार्ज भी बड़ा है और एरिया भी छोटा है। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम के केस में हम ये कहेंगे कि देखिए सर, सोडियम के केस में इशू क्या है कि सोडियम का बेसिकली ना चार्ज भी छोटा है, राइट? तो चार्ज डेंसिटी भी कम हो गई और उसका एरिया भी बड़ा है। मुझे बताया, जब उसका एरिया बड़ा होगा तो आयशा उसकी चार्ज डेंसिटी और कम नहीं हो जाएगी? यस और नो? जी, यस। तो हम मैं अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि बेटा एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी है और सोडियम की सबसे कम चार्ज डेंसिटी, तो आप लोग इस बात से एग्री करेंगे? यस और नो? हम्म, Yes. ठीक है। अब जरा इस केस को समझें। हम कह रहे हैं कि सर इसकी एल्यूमिनियम आयन की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है। मैं पता है क्या चाहता हूँ, आप लोग इनको मैग्नेट समझें। समझो एल्यूमिनियम आयन छोटा और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट है बिकॉज इसका चार्ज भी +3 है ना। तो ये छोटा है और बहुत सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट है। सोडियम आयन बड़ा है और इतना स्ट्रॉन्गर मैग्नेट भी नहीं है। अगर मैं इन तीनों के सामने इस वक्त क्लोराइड आयन को ले आऊं, ठीक है, ऑफ कोर्स तीनों पॉजिटिव आयन है और क्लोराइड नेगेटिव आयन है, तो ये तीनों इसको अट्रैक्ट करेंगे, राइट? तीनों बेसिकली इसको अट्रैक्ट करेंगे। अब मुझे आयशा ये बताएं कि आउट ऑफ दीज थ्री कौन सा कैटाइन क्लोराइड आयन को सबसे ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा? सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन या क्या एल्यूमिनियम आयन? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आयन। क्यों सर? बिकॉज एल्यूमिनियम आयन छोटा भी है, हाईली चार्ज भी है, उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा भी है, वो बहुत स्ट्रॉन्गर मैग्नेट है, तो वो इस क्लोराइड आयन को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, राइट? यस और नो? ये बात सबको समझ आ रही है? Yeah. सबको क्लियर यस। है? ठीक है। अब जरा ना इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है? फिर इंशाल्लाह हमारी पूरी जो है ना, सारी हमारी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। होगा क्या? आपके पास ना अ, पहले हुआ क्या था, देखिएगा जरा, मेरी बात को समझिएगा। सोडियम आयन आया था, क्लोरीन आयन आया, फिर उनके बीच में अट्रैक्शन हुई, इन्होंने NaCl बना दिया, आयोनिक बॉन्ड। ओके, हमने बोला ओके, कोई मसला ही नहीं है। फिर Mg2+ आयन आया, यहाँ से एक क्लोरीन आयन आया और एक और क्लोरीन आयन आया, इन सब ने आपस में अट्रैक्शन की, MgCl2 बन गया आयोनिक बॉन्ड। अब एल्यूमिनियम का केस समझें। जब एल्यूमिनियम 3+ आयन आया ना, तो उसके सामने आपके पास 3 क्लोराइड आयन्स आए। अब जाहिर सी बात है सर, ये क्लोराइड आयन्स है, इनके पास ना इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी तो है ना, राइट? यस और नो? ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स कौन से हैं? इनमें से एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का होगा, इजंट इट? बिकॉज एल्यूमिनियम का 3+ चार्ज है, तो ये जो क्रॉस वाले समझे इलेक्ट्रॉन्स है, ये एल्यूमिनियम के हैं। ओके जी? ओके। अब जरा इसको समझिएगा। मैं ये कह रहा था कि एल्यूमिनियम आयन के सामने 3 क्लोराइड आयन्स आए। अब ये इनके पास ये जो क्रॉस है ना, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कि एल्यूमिनियम ने उनको दिए हैं, राइट? तो ये थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अब होगा क्या इसमें? होगा क्या कि क्योंकि एल्यूमिनियम आयन बहुत छोटा है, हाईली चार्ज है, तो सर इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। मतलब कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पॉजिटिवली चार्ज मैग्नेट है। अब आयशा मुझे ये बताएं, अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग पॉजिटिवली चार्ज मैग्नेट है, तो मुझे बताएं ये पॉजिटिव है, ये किन को अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, राइट? ऐसा ही है। नेगेटिव क्या है? इस वक्त सामने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस और नो? जी। तो पता ही क्या करेगा? ये बेसिकली क्या करेगा मैं बताता हूँ। क्योंकि ये बहुत छोटा है, हाईली चार्ज और बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव है ना, तो ये जो ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स नजर आ रहे हैं ना, इनको अट्रैक्ट करेगा। और क्योंकि देखें अभी ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्लोरीन के रेडियस के अंदर है, राइट? ये क्लोरीन की टेरिटरी के अंदर है। ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करके इन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को खींच के समवेयर इन द मिडिल ले आएगा। ये इतना पावरफुल नहीं हो सकेगा कि अपने साथ बिल्कुल अटैच ही कर ले, लेकिन इतना पावरफुल होगा कि उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्लोरीन की टेरिटरी से खींच के, मतलब कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट करके और इलेक्ट्रॉन पेयर को समवेयर इन द मिडिल ले आए। मुझे बताएं, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? यस और नो? Yeah. यस। अब सवाल ये बनता है कि सर ये काम सोडियम और मैग्नीशियम क्यों नहीं कर सके? लेकिन अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, तो सर अगर मैग्नीशियम को भी देखें, जरा सही से बना के देखते हैं। ये आपके पास Mg2+ है, तो मैग्नीशियम ये इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल नहीं कर सका, इलेक्ट्रॉन पेयर वहीं के वहीं रहे। उसका रीजन ये है कि मैग्नीशियम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सर ऐसा क्यों? बिकॉज मैग्नीशियम की चार्ज डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, मैग्नीशियम का रेडियस बड़ा है, उसका चार्ज छोटा है, तो उसकी चार्ज डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है। मतलब कि सर हम उसको इजी वर्ड में ये समझेंगे
कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली मैग्नेट नहीं है। बट क्योंकि एल्यूमिनियम आयन छोटा है, हाईली चार्ज है, वो बहुत स्ट्रांगली मैग्नेट है, तो उसने इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करके कहाँ कर ले आया, वो अपने समवेयर इन द मिडिल ले आया, राइट? मेक सेंस? यस। तो अब Yep. मुझे बताएं, ये जो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर समवेयर इन द मिडिल लेकर आया है, मुझे बताएं ये हमने इस तरह का स्ट्रक्चर कहाँ देखा है? क्या ये काम हमने कोवलेंट बॉन्डिंग में नहीं देखा कि आपके पास सिर्फ दो न्यूक्लियस होते हैं, सारे इतने सारे न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस जी। और बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्टॉर्ट होना और बॉन्ड के समवेयर इन द मिडिल में आना, ये प्रोसेस कहलाता है पोलराइजेशन। ठीक है, और इस प्रोसेस के एंड पे हम कहते हैं नाउ AlCl3 हैव कोवेलेंट कैरेक्टर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर का बीच में होना, इसी को हम बेसिकली कोवेलेंट कैरेक्टर कहते हैं। मुझे बताइए कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, यस और नो? यस। अब देखें, इसमें Yeah. दो चीजें हैं। एक है कैटाइन, वो कैटाइन जो पोलराइज कर रहा है, जैसे कि एल्यूमिनियम आयन। तो जो कैटाइन पोलराइज करना चाहता है ना, हम चाहते हैं कि उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, मतलब उसका चार्ज बहुत ज्यादा हो और एरिया कम हो। सिमिलरली जो एनाइन पोलराइज होना चाहता है, हम चाहते हैं वो एनाइन का, बेसिकली अगर हम बात करें ना, तो वो एनाइन बड़ा एनाइन हो, छोटा एनाइन ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर वो छोटा एनाइन होगा तो उसको पोलराइज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब जरा इस बात को जरा नीचे समझेंगे, जल्दी से ऊपर आते हैं। हम कहते हैं, देखें सर, एल्यूमिनियम हैज द हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी, इस बात को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट? फिर हमने क्या कहा, पोलराइजेशन इज द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाय द नेबरिंग आयन और डायपोल। मुझे बताएं, क्या एल्यूमिनियम ने क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट नहीं किया, यस और नो? ये। तो इफ आई से कि व्हाट इज पोलराइजेशन, इज इट इज द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाय नेबरिंग आयन और डायपोल, तो क्या मैं करेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, यस और नो? यस। Yeah. अब हम कहते हैं AlCl3 डिस्टोर्ट क्या होता है? डिस्टॉर्ट होता है, मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तोड़ देना, खराब करके बीच में ले आना। मतलब कि समझो, Okay. लेट्स से मैं कहता हूँ कि ना एक सर्कल बना हुआ था, सर्कल में कोई 8-10 लड़के खड़े हुए थे इस तरह ना, मैं इधर बीच में घुसा, मैंने इनका जो पूरी ओरिएंटेशन थी उसको डिस्टॉर्ट किया, ब्रेक किया, और खुद इनके बीच में आके खड़ा हो गया। तो एल्यूमिनियम ने बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खराब कर दिया, तोड़ दिया, बिल्कुल बिखार दिया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर दिया, और फिर इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो कि यहाँ हुआ करते थे, उनको समवेयर इन द मिडिल ले आया, राइट? ओके, गॉट इट? गॉट इट उमर, Yes, आगे sir. चलो। Then we say that AlCl3 is originally तो ionic bonding थी, but as aluminium ion is small and has highly charged density, so it will distort the electron cloud and will polarize the chlorine and will bring the electron somewhere in the middle of the bond। मतलब कि क्या होगा सर इसके अंदर, कि एल्यूमिनियम आयन क्योंकि छोटा है और हाई चार्ज डेंसिटी, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा क्लोरीन के, एंड विल पोलराइज द क्लोरीन एंड विल ब्रिंग द क्लोरीन electrons in the middle of the bond। Therefore, we say that AlCl3 has covalent character। Please इसको एक सेकंड रीड करें and give me a second। बेसिकली सर हम ये कह रहे थे कि देखिए, ओरिजिनली AlCl3 was having ionic bonding, but क्योंकि aluminium ion is small and it has high charge density, वो छोटा है सर, उसकी चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा है, तो it will distort the electron cloud and will polarize the chlorine and will bring the electron somewhere in the middle of the bond। polarize का क्या मतलब है भाई? हाँ जी, पोलराइज से क्या मतलब है, मुझे बताएं। हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी ना कि पोलराइजेशन का क्या मतलब बताए, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या सेपरेशन ऑफ चार्जेस, राइट? तो अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ना, जब बेसिकली डिस्टॉर्ट हो जाएगा और वो समवेयर इन द मिडिल आ जाएगा, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो गया है और वो क्लोरीन पोलराइज हो गया है। ठीक है जी, एंड हम इसे क्या कहते हैं, समवेयर इन द मिडिल ऑफ द बॉन्ड। देयरफॉर वी से दैट AlCl3 हैज कोवेलेंट कैरेक्टर। ओके जी, गॉट दिस थिंग? ओके। देखें यहाँ पे यही हुआ था ना हमारे पास, ये एल्यूमिनियम वाज बेसिकली, उस पे पॉजिटिव डायपोल था, क्लोरीन पे नेगेटिव डायपोल था, इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि यहाँ हुआ करते थे उमर, वो कहाँ आ गए, सेंटर में आ गए, राइट? यस और नो? यस। अब मुझे बताएं, व्हाट डू वी मीन बाय कोवेलेंट कैरेक्टर? सर ये कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, जल्दी से आते हैं, मुझे बताएं। सब सब इससे तो फेमिलियर है ना, Cl2 से, राइट? अब Cl2 में देखें, Yeah. सेंटर में सर न्यूक्लियस है आपके पास, और बीच में इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये पर्पल वाली अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन का नाम कोवेलेंट कैरेक्टर है। और मजे की बात, हमें ये अट्रैक्शन यहाँ भी नजर आ रही है सर, देखें।
यस और नो? तो इस अट्रैक्शन का नाम कोवेलेंट कैरेक्टर है, जिसको हम कह रहे हैं कि हाँ भाई अब हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ओके जी, गॉट दिस थिंग, आगे चलो। Yes. ओके जी, ये काम हमारे पास बेरिलियम भी कर सकता है। अब सवाल ये बनता है सर, कौन कौन से कैटाइंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम इसका डिसीजन कैसे लेंगे? बेटा आपको जो भी कैटाइन नजर आए, आपने बस ये देखना है वो छोटा हो, हाईली चार्ज हो। अगर उसकी चार्ज डेंसिटी हाई होगी ना, तो वो ठक करके पोलराइज कर देगा। जैसे कि बेरिलियम देखें, बेरिलियम में बेसिकली मेटल है, 4 प्रोटॉन्स होते हैं, राइट, और 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, Be2+ बनाता है। तो इसके पास 4 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि डबल प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये काफी छोटा हो जाता है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जो है ना पोलराइज करता है। ठीक है जी। हालांकि अगर आप की बात करें ना, तो MgCl2 जो है वो आपके पास आयोनिक है, बट BeCl2 कोवेलेंट कैरेक्टर है। ठीक है, बिकॉज बेरिलियम बहुत छोटा एनाइन है, बहुत बहुत छोटा कैटाइन है। ओके जी, ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? कोई टेंशन कोई परेशानी, आगे चलो। Yes, sir. बाकी देखें, पोलराइजेशन पावर क्या होता है, द एक्सटेंट टू विच अ कैटाइन कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैक फ्रॉम द एनाइन रिजल्टिंग इन द कोवेलेंट कैरेक्टर। हम कहते हैं जो कैटाइन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दोबारा कैटायन की तरफ ले आए, तो वो बेसिकली जो पावर है ना, वो पावर कहलाती है पोलराइजेशन पावर। हम कहेंगे कि सर यहाँ पे क्योंकि BeCl2 इज हैविंग कोवेलेंट कैरेक्टर इन MgCl2 आयोनिक है, तो मैग्नीशियम की पोलराइजेशन पावर लो है, बेरिलियम की पोलराइजेशन पावर हाई है। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन पावर उसे कहते हैं। बाकी देखें, चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर। जो कैटाइन छोटा होगा, हाईली चार्ज होगा, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो उसकी पोलराइजेशन पावर भी ज्यादा होगी। हम कहते हैं कि देखिए सर, इन जनरल इफ अ पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन इज स्मॉल, अगर वो छोटा है एंड हैज हाई चार्ज डेंसिटी, और उसकी हाई चार्ज डेंसिटी है, सो इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड बैक फ्रॉम द एनाइन। तो वो एनाइन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दोबारा अट्रैक्ट कर देगा, रिजल्टिंग इन कोवेलेंट कैरेक्टर। आपके पास क्या हो जाएगा सर, कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर होता है क्या सर, इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स न्यूक्लियस एंड देयर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम के न्यूक्लियस एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो अट्रैक्शन है, उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर कहते हैं। मुझे बताएं, ये वाली बात से आपको क्लियर है? कोई टेंशन कोई परेशानी कोई मसला? Yes, clear. ओके जी, ओके। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनाइंस दैट गेट पोलराइज्ड। हम कहते हैं कि एनाइंस आर यूजुअली बिगर देन देयर पेरेंट एटम्स। पेरेंट एटम का क्या मतलब है कि अगर एनाइंस का उनके एटम्स के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब किसी तरह अगर आप क्लोराइड आयन और क्लोरीन को कंपेयर करेंगे, तो क्लोराइड आयन आपके पास क्या होगा, बिगर होगा। उसका रीजन क्या है कि देखिए सर, उनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं देन प्रोटॉन्स। तो अगेन अब आप मुझे बताएं, ऊपर एल्यूमिनियम वाले केस में ज्यादा प्रोटॉन्स थे देन इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक हो गया था। तो अब मुझे बताएं, जब आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे देन प्रोटॉन्स, तो डोंट यू थिंक इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड हो जाएगा? यस और नो? Yes. तो आपके पास जो एनाइंस होते हैं, दे आर यूजुअली बिगर देन देयर पेरेंट एटम। हम कहते हैं कि देखिए सर, AlCl3 is basically a compound which is having covalent character, whereas AlF3 आपके पास आयोनिक है। अब ये जरा थोड़ी सी डिस्कशन है कि ये क्या बात हुई सर। अब जरा इसको देखें, होगा क्या कि एल्यूमिनियम इन दोनों से आया, इन दोनों के सामने आया, और ये क्लोराइड आयन था, ये फ्लोराइड आयन था। एल्यूमिनियम ने क्लोराइड आयन के इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच के समवेयर इन द मिडिल ले आया था, ठीक है, और उसने फ्लोराइड आयन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, उसको भी अट्रैक्ट करने की कोशिश की, बट वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर सका। अब ये क्या सारी बात है सर, इसको समझते हैं। देखें, ये आपके पास Al3+ आयन था, ये क्लोराइड आयन था। तो क्लोराइड आयन जो जब आपके पास एल्यूमिनियम आयन आया ना, तो उसने क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉन पेयर को डिस्टॉर्ट करके समवेयर इन द मिडिल ले आया। उसका रीजन क्या है, क्योंकि देखिए सर, क्लोराइड आयन बड़ा है, राइट, उसका न्यूक्लियस और शेयर और जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ना, उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो एल्यूमिनियम ने बहुत इजीली इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर दिया। लेकिन अगर आप फ्लोराइड वाले केस में आए, आप यहाँ नोटिस करें कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। तो जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा, तो आपके पास जो कैटाइन है वो इस एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इतना स्ट्रांगली डिस्टॉर्ट नहीं कर सकेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इस केस की भी बात करूँ ना, तो एल्यूमिनियम का तो बहुत दिल था कि वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच के समवेयर मिडिल ले आए, बट फ्लोराइड आयन ये कह रहा था कि मेरा न्यूक्लियस इतना करीब है, तो वो मुझे लेट गो कर ही नहीं रहा, वो इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को जाने ही नहीं दे रहा। तो अगेन, जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे ना, तो ईज ऑफ पोलराइजेशन विल इंक्रीज। मतलब कि Al, अगर आप फ्लोराइड आयन की बात करेंगे, तो वो इतना आसानी से पोलराइज नहीं होगा, लेकिन क्लोराइड ब्रोमाइड वगैरह बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इस बात को कहते हैं कि देखें, इन एनाइंस इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैन बी डिस्टॉर्टेड इजीली बाय अ स्मॉल कैटाइन विद हाई चार्ज डेंसिटी। एक ऐसा कैटाइन जिसकी हाई चार्ज डेंसिटी होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत इजीली डिस्टॉर्ट कर सकेगा।
दूसरी बात सर, डाउन द ग्रुप ईज ऑफ पोलराइजेशन बढ़ती है, मतलब कि आपके पास ना पोलराइज करना आसान हो जाता है, विच मीन्स दैट इट वुड बी easier to distort electron cloud of anion, मतलब कि एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना डाउन द ग्रुप आसान हो जाएगा। AlF3 अगर आप फ्लोराइड आयन को डिस्टॉर्ट करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम है, मगर क्लोराइड आयन को डिस्टॉर्ट करना आसान हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा है। तो डाउन द ग्रुप ईज ऑफ पोलराइजेशन विल इंक्रीज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना क्या हो जाएगा सर, आसान हो जाएगा। मुझे बताएं ये बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? इसको Yes. देखें प्लीज, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्की बात है। अब जी. पोलराइजेशन वाले कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें ना बेटा, ये ना इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जिस बच्चे को नहीं समझ आता ना, ये फिर समझे गले की हड्डी बन जाता है बेटा। मतलब ये इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि ये A2 में अक्सर बच्चे परेशान होते रहते हैं कि सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। आगे ग्रुप 2 में परेशान होंगे, AS का ग्रुप 2 समझ नहीं आएगा, A2 का ग्रुप 2 समझ नहीं आएगा। तो भाई बराह मेहरबानी इसको सही से थोड़ा सा टाइम दें, प्रॉपरली देखें, मुझे प्रॉपरली क्लियरली बताएं। सबको पोलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सर Cl3 आयोनिक नहीं है सर, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है, वेरस NaCl के अंदर सर थोड़ा NaCl आयोनिक है। तो उसका रीजन ये है कि एल्यूमिनियम आयन क्लोरीन आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर रहा है, और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, क्या ये बात है सबको क्लियर है? कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? No, sir. उमर गॉट इट? क्लियर है, आगे चलें? Yeah. ओके। अब हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर के ऊपर। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है सर, जरा इस बात को समझते हैं, ठीक है? अब आप मुझे बताएं, सॉलिड्स की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो सॉलिड्स यूजुअली डेंसर होते हैं देन लिक्विड, राइट? बिकॉज ऑफ कोर्स सर सॉलिड में पार्टिकल्स करीब करीब होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, तो ऑफ कोर्स आपके पास जो सॉलिड्स होंगे दे वुड बी मोर डेंसर देन लिक्विड्स, राइट? मतलब सॉलिड जनरल केसेस के अंदर क्या होता है सर, मोर डेंसर होता है देन लिक्विड्स, राइट? यस और नो? Yes. बिकॉज पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं। अब आप मुझे बताएं, अगर लेट से मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप अभी एक आयरन का कील लें, एक आयरन का नेल लें, उसको एक ग्लास ऑफ वाटर में डालें, तो मुझे बताएं क्या वो कील फ्लोट करेगा या सिंक करेगा? क्या वो कील फ्लोट करेगा या सिंक करेगा? Sing करेगा. सिंक करेगा। उमर सिंक क्यों करेगा? वो आयरन का नेल सिंक क्यों करेगा, वो फ्लोट क्यों नहीं करेगा बेटा? Uh, I'm अभी आप not sure. अभी आप एक ग्लास के अंदर एक आयरन के नेल को ऐड कर देंगे, आयरन के कील को, तो कील तो सिंक कर जाएगा ना, राइट? यस और नो? Yes. व्हाई इज दैट सो? Because heavy है। बिकॉज सर उसकी डेंसिटी ज्यादा है पानी से, ठीक है? अच्छा। बिकॉज आयरन का नेल इज सॉलिड, राइट? इट्स मेटल, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, सो क्योंकि उसकी पानी से डेंसिटी ज्यादा है तो इट विल गोना सिंक। आयशा ऐसे ही है या कोई और कॉन्सेप्ट होगा? जिसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पैक्ड हुए हुए टाइटली वो सिंक करता है, और जिसमें थोड़ी थोड़ी स्पेसेस होती है वो फ्लोट कर जाता है. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये आपने बिल्कुल एक्यूरेट बात की। उमर ये बात समझ आ रही है? एक और दफा एक्सप्लेन कर सकते हैं? आयशा प्लीज बताएं, एक दफा और बताएं प्लीज, ये वाली बात जो um, अभी आपने बोली। जिन चीजों के particles are packed very tightly like solids, they have almost no spacing between them except the vibration जो उनके बीच में हो रही होती है, but they don't move, so they're packed very tightly, that's why they sink. But the particles that aren't packed that tightly, जैसे sponge होता है, उसमें you still have some spaces left, they float. मतलब कि आयशा ये कह ओके। रही हैं कि अगर एक सब्सटेंस है जैसे कि सॉलिड है सर, तो उसमें पार्टिकल्स बहुत करीब करीब हैं, जब पार्टिकल्स बहुत करीब करीब हुए तो उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है? और अगर आप बेसिकली उनको वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं तो सर वाटर वाटर लेस डेंस है। वाटर लेस डेंस क्यों? बिकॉज उसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं, राइट? तो आपके पास वो जो सॉलिड पार्टिकल है वो पानी के अंदर सिंक कर जाएगा, राइट? यस और नो? यही बात कह रही है आयशा? Yes. उमर ये बात समझ आ रही है? यस सर। अब मुझे ये बताएं, हमने इस बात से बिल्कुल एग्री कर लिया कि सर सॉलिड्स आर मोर डेंसर देन लिक्विड, एंड सॉलिड्स क्योंकि मोर डेंसर है तो उनको बेसिकली पानी के अंदर सिंक करना चाहिए, ऐसा ही है? बिकॉज वो उनकी डेंसिटी ज्यादा है, ऐसा ही है आयशा? जी. अब आप मुझे बताएं बेटा, प्लीज प्लीज आप ही बताएं मुझे आयशा, जो हमारे पास आइस क्यूब है वो सॉलिड सॉलिड वाटर है, राइट? ऐसा ही है, सॉलिड H2O। Yeah. और जो पानी हम नॉर्मली पीते हैं दैट्स लिक्विड वाटर, इजंट इट? Yes. तो सॉलिड आइस
शुड बी मोर डेंसर देन लिक्विड वाटर। Yeah. सो जब आप मुझे बताएं, आप जब एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर एक बर्फ के क्यूब को ऐड करती हैं, तो क्या वो बर्फ का क्यूब सिंक करता है या फ्लोट करता है? Uh, wrote. तो ऐसा क्यों भाई? Um, पता नहीं। ये बात समझ आई मैं क्या कह रहा हूँ? जनरली स्पीकिंग तो सर सॉलिड्स आर मोर डेंसर। तो वो जो आइस क्यूब है, अगर हम किसी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर ऐड करते हैं या पानी के अंदर ऐड करते हैं, आइस क्यूब फ्लोट करता है, बट उसको तो सिंक करना चाहिए, इजंट इट? इजंट इट? Yeah, yeah, मेरी it मेरी should. बात मेरी बात मेक सेंस कर रही है? उमर, जी। आपको समझ आ रही है? Yes, sir. अब मुझे ये बताएं, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट शिप्स? जो शिप्स होती है, शिप्स, जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, वो पानी के अंदर फ्लोट करती हैं, राइट? ऐसा ही है? Yes. Yes. हालांकि वो बनी होती हैं आयरन से, स्टील से, पता नहीं किन किन मेटल से बनी होती है, जिनकी इतनी बड़ी हाई हाई जो डेंसिटी होती है, बट वो फिर भी पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं, पानी के अंदर सिंक नहीं करती। इसका क्या रीजन है? एक शिप, अगर मैं लिक्विड वाटर की बात करूँ तो उसकी डेंसिटी 1000 ग्राम्स पर सीएम की, सॉरी 1000 किलोग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है? और अगर हम बात करते हैं, देखिए सर, सॉल्टी वाटर की थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, 2000 लगा लो। लेकिन अगर आप मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स की डेंसिटी तो बहुत बहुत ज्यादा होती है। तो वो जो एक मेटल से बनी हुई शिप है, वो पानी के अंदर सिंक क्यों नहीं कर रही बेटे, वो फ्लोट क्यों कर रही है? उसका रीजन क्या है कि देखिए सर, हमारी जो शिप्स होती है ना, जी जी, मुझे कोई कुछ बताया था, प्लीज प्लीज बताया। क्या like क्या on like on average उनकी density less होती है water से? हाँ, उनकी ऑन एवरेज डेंसिटी, ये गूगल ने तो नहीं बताया आपको? क्या? ये कहीं गूगल तो नहीं किया अभी फॉरन? नहीं, 2 classes ago हमारे मेरे टीचर ने ये एग्जाम्पल दिया था. हाँ, अब देखें होता क्या है, मुझे बताएं, शिप्स के अंदर बहुत बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स होते हैं आयशा, यस और नो? Yes. तो वहां पे क्या आपके पास एयर ट्रैप होती है कि नहीं होती? एयर होती है ना? होती है। अब वो जो एयर है ना, एयर की डेंसिटी बहुत कम है। तो हम्म। क्योंकि अगर आप शिप को कंसिडर करेंगे तो आप शिप के अंदर जो जो है उस सबको मिलाएंगे, सबको कंसिडर करेंगे, तो क्योंकि एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, तो आपके पास जो ओवरऑल शिप की डेंसिटी हो जाती है ना, वो आपके पास लिक्विड वाटर से कम हो जाती है। दैट इज द रीजन वो फ्लोट कर पाती है। वरना इतनी हैवी शिप, इतने डेंसर मटेरियल्स की बनी हुई शिप, वो लाजमी सिंक करेगी। अगर आप कभी चाहो ना कि वो सिंक कर जाए, तो आप शिप्स के अंदर से सारी एयर वैक्यूम कर लो, तो वो लाजमी सिंक कर जाएगी, बिकॉज जो मेटल्स वगैरह यूज हो रहे हैं उनकी डेंसिटी बहुत बहुत ज्यादा है। राइट? मेक सेंस? बट द पॉइंट इज दैट Yes. क्योंकि एयर ट्रैप्ड है ना, तो ओवरऑल डेंसिटी लोअर हो गई। जब ओवरऑल डेंसिटी लोअर लोअर हो गई है, तो फिर वो चीज क्या हो जाएगी? सिंक कर जाएगी। ओके जी? Okay. सॉरी, फ्लोट कर जाएगी, फ्लोट कर जाएगी, राइट? मेक सेंस? अब मैं एक ऐसे ही ना, जरा केमिस्ट्री से हटके एक बात पूछ रहा हूँ, इसको जरा सोचिएगा, मुझे बताइएगा। मुझे बताएं, अभी आप लोग, अभी उमर और आयशा, आप दोनों बच्चे बेटा इस बात से एग्री कर रहे हैं कि सर जो शिप्स है, उनके अंदर एयर ट्रैप होती हैं, तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे। उसका रीजन ये है कि बिकॉज ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाती है शिप की, राइट? यस और नो? तो वो पानी के Yes. ऊपर Yeah. फ्लोट करेगा, राइट? अब मुझे बताएं जरा, सबमरीन का क्या सीन होता है? क्या सबमरीन में इंसान होते हैं? जी। उसके अंदर एयर ट्रैप होती है? मी हाँ। होती ही होती। होगी, राइट? उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। अगर मैं सबमरीन में कहीं जाऊंगा तो बगैर हवा के कैसे जिंदा रह सकता हूँ, आप बताएं? इजंट इट? उसके अंदर Yeah. एयर भी ट्रैप है, सब कुछ है, बट बेटे फिर भी वो सिंक कर रही है। अब ऐसा क्यों? तो अब क्या करेंगे, दोनों बच्चे इसको सर्च करके आएंगे कि सर सबमरीन सिंक क्यों कर रही है, और स्पेस जो नॉर्मल शिप है वो फ्लोट क्यों कर रही है। नॉर्मल शिप फ्लोट क्यों करी है, उसका तो रीजन मैंने बता दिया, कि सर बिकॉज उसके अंदर एयर पार्टिकल्स होते हैं, तो आपके पास ओवरऑल डेंसिटी बहुत कम हो जाती है पानी से, तो तभी वो बेसिकली फ्लोट कर रही होती है। लेकिन सर जब नॉर्मल शिप फ्लोट कर रही है तो सिंक, तो आपके पास ये जो सबमरीन है वो पानी के अंदर सिंक क्यों कर रहा है? तो मुझे इसका आंसर इंशाल्लाह खुद से देख के प्रॉपरली कल नेक्स्ट क्लास के अंदर बताएंगे, ओके? ओके जी? Okay. मुझे सबमरीन ये बताएंगे कैसे सबमरीन सिंक क्यों कर रही है, वो फ्लोट क्यों नहीं कर रही। बहरहाल, अगर हम जरा आइस पे आए, अच्छा चलो मुझे एक और बात बताएं। अभी हम लोगों ने बात की थी कि सर सॉलिड्स मोर डेंसर है, राइट? है ना? ऐसा ही है? तो जो जो सॉलिड आइस है उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि हम सब में से, मतलब आप लोगों में से किसी ने भी, मतलब यह है कि नॉर्दर्न एरियाज वगैरह देखे होंगे, या कहीं ऐसा, कहीं ना कहीं ऐसी जगह देखी होगी जहाँ बर्फ बर्फ हो, या कहीं ना कहीं मूवीज में तो देखा होगा। तो मुझे बताएं, हम यूजुअली ये देखते हैं ना
कि आपके पास बर्फ ऊपर जम फ्रोज हो जाती है, जम जाती है, और नीचे फ्लोइंग वाटर होता है, राइट? यस और नो? Yes. हालांकि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखें ना, तो यहाँ पे भी एक बात मसला कर रही हो क्या, कि देखिए सर, अगर तो पानी ऊपर वाला जम गया है, वो सॉलिड बन गया, तो उसकी तो डेंसिटी ज्यादा है, तो उसको तो सिंक करना चाहिए, बट फिर भी बर्फ ऊपर जमती है और नीचे फ्लोइंग वाटर होता है। अब इसका कॉन्सेप्ट आपका रिलेट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अब होता क्या है कि देखें सर, यूजुअली हम जब बात करते हैं ना, तो सॉलिड्स आर मोर डेंसर देन लिक्विड वाटर, देन लिक्विड। बट अगर हम वाटर की केस में बात करें ना, तो हम कहते हैं वाटर की केस में सॉलिड इज लेस डेंसर देन वाटर। उसका रीजन समझे, ऊपर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। होता क्या है कि जब आपके पास ना वाटर की बड़ी आइडियलिस्टिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो होता क्या है, जब आप लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ये पार्टिकल्स करीब 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 आते हैं, बहुत करीब आते हैं। और ये इस तरीके से करीब आते हैं कि इनके बीच में कुछ स्पेसेस रह जाती हैं। वो स्पेसेस के अंदर फिर बेसिकली क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाती है। अगर आप इसको देखें, ये पार्टिकल्स करीब आते रहेंगे, आते रहेंगे, ये पार्टिकल करीब आके यहाँ जुड़ जाएगा, 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 राइट? तो आपके पास ना इन सब के बीच पे थोड़ी थोड़ी सी स्पेसेस रह जाती हैं। तो वो जो स्पेसेस होती है ना, इन स्पेसेस के बीच में हमारे पास थोड़ी सी एयर ट्रैप हो जाती है। मुझे बताएं, अगर आप लोग कभी आइस क्यूब को जरा गौर से देखें, डोंट यू थिंक कि आइस क्यूब में हमेशा हमें छोटा छोटे से कुछ एयर पार्टिकल्स नजर आते हैं? अभी जब क्लास खत्म होगी ना, सब जाके फ्रिज फ्रीजर को खोल के देखेगा, एक आइस क्यूब को निकालना और देखना, मुझे बताना। अगर मुझे फोटो भी भेज सके तो मजा ही आ जाएगा। मुझे दिखाइएगा कि आइस क्यूब के अंदर आपको ना लाजमी छोटे छोटे एयर के पार्टिकल्स नजर आते हैं। तो होता क्या है कि जब भी वाटर सॉलिड से लिक्विड में आता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स इस हिसाब से एक दूसरे के करीब आते हैं कि उनके बीच में ना छोटी छोटी सी स्पेसेस रहती है, बिकॉज वो चाहते हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से प्रमोट करे। तो जब उनके बीच में थोड़ी थोड़ी सी स्पेसेस रह जाएंगी, तो क्या होगा, वो एयर ट्रैप हो जाएगी। जब एयर ट्रैप हो जाएगी, तो ओवरऑल जो डेंसिटी है आपके पास वाटर की, सॉरी जो आइस की, ओवरऑल डेंसिटी ऑफ जो आइस है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाएगी, तो फिर वो लिक्विड वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, सिंक नहीं करेगा। और यही रीजन है वाई ग्लेशियर्स ऊपर फ्लोट करती हैं, और वाई आपकी सॉफ्ट ड्रिंक में जो आप आइस होती है वो ऊपर रहती है, नीचे नहीं जाती। मुझे बताएं, ये बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? Yes. इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से देखेंगे। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि यूजुअली solids are more denser than liquid water, but in water, as we have hydrogen bondings, so when water freezes, the water molecules remains fixed in positions to form three-dimensional crystalline structure। वो कहते हैं, क्योंकि देखिए सर, वाटर के केस की अगर हम बात करें, तो वाटर के अंदर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो जब वाटर फ्रीज होता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स दे रिमेन फिक्स इन देयर पोजिशंस टू फॉर्म थ्री डायमेंशनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो कि आपको इस तरह का यहाँ नजर आ रहा है, देखें। The way of packaging the molecules and relatively longer bond length of the hydrogen bonds results in the having spaces between the molecules। देखिए जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है, इधर स्पेस, इधर स्पेस, इधर स्पेस, इधर स्पेस, तो इस स्पेस रह जाती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। As a result, we have trapped air in between, which reduces the overall density, making ice less denser than water। क्योंकि आपके पास आइस लेस डेंसर देन लिक्विड वाटर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि आइस क्योंकि लेस डेंस है देन वाटर, देन इसकी और इसकी एप्लीकेशन क्या होगी कि देखें सर, आपका आइस क्यूब सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर फ्लोट करेगा और ग्लेशियर भी रनिंग वाटर के ऊपर रहेंगे। बिकॉज अगर ऐसा ना होता, तो ग्लेशियर सारे मेल्ट हो जाते, बिकॉज ऑफकोर्स ग्लेशियर नीचे जमते, तो वहां तो पानी फ्लो कर रहा होता, तो सारे ग्लेशियर मेल्ट कर जाते और पता नहीं क्या क्या हो जाता। बहरहाल एनीवेज, मुझे बताइए, ये बात सबको क्लियर है, समझ आ रही है, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? No. नहीं। ओके जी, ओके, ग्रेट। अब नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या है, जरा इसको देखें। वो हम बात कर रहे हैं मेटालिक बॉन्डिंग के ऊपर। ठीक है जी। मेटालिक बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूँ ना, तो जरा मेटल्स को समझे। मेटल्स बेसिकली क्या है, लेट्स से आपके पास एक आयरन की रॉड है, एक क्या है सर, आयरन की रॉड है। अगर आप एक आयरन रॉड को देखेंगे ना, तो इवन दो मुझे अभी देखने से लग रहा है कि ये अनरिएक्टिव आयरन रॉड है, इसलिए तो कुछ भी नहीं करा हुआ, लेकिन फिर भी जो मेटल होता है ना, मेटल, उसके अंदर जो एटम्स होते हैं, वो अपने बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऑलरेडी लूज कर चुके होते हैं। वो अपने ऑलरेडी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर चुके होते हैं। ठीक है जी। तो क्योंकि वो अपने ऑलरेडी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, अब जैसे लेट्स से मैं सोडियम आयन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके पास कुछ 12 पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो मुझे बता, आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, यस और नो? Yes. जब आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहलाते हैं सर? सी ऑफ डी See? लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कहते हैं सर, मेटालिक बॉन्डिंग में बेसिकली क्या होता है, आपके पास ना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है बिटवीन सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज मेटल मेटल आइंस।
मुझे बताएं ये बात सबको समझ आ रही है? Yeah. Yes. तो अगेन, अगर कोई हमसे पूछे मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है, हम कहते हैं कि इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग फाउंड इन मेटल्स। मेटल एटम्स दे लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। तो वो क्या करते हैं कि इनको जो है ना, बेसिकली मेटल जो एटम्स है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और वो क्या बन जाता है, सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। डीलोकलाइज का मतलब क्या होता है, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी। हम कहते हैं अ मेटालिक बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज मेटल आइंस। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की तो बात एक करें तो क्वेश्चन है, जी 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 जी। वो सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन में 12 बस होने चाहिए, या लाइक उससे लेस नहीं हो सकते? अब आप मुझे बताएं यहाँ कितने आइटम्स हैं? 12। तो अगर मैं सोडियम आयन की बात कर रहा हूँ, तो हर आयन, हर एटम आपके पास एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। या तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ऑन टोटल? लाइक कितने एटम्स हैं? क्या हो गया? कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं? यहाँ 12 एटम्स है, राइट? है ना? अभी 12, यस। अभी 12 एटम्स है। तो जब अभी 12 एटम्स है तो अभी 12 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। बाकी अब जब आपके दूसरा आगे जाएंगे किसी और मेटल्स वगैरह में, ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में, तो उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके। ओके ओके। बाकी अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की बात करें, तो वो बेसिकली क्या होता है सर, हमें पता है। जब भी चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन की रिपल्जन होती है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती है। अगर मुझसे कभी भी कोई पूछेगा ना व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड, तो हम कहते हैं इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस। ठीक है जी। गॉट दिस थिंग? ये बात सबको समझ आ रही है? Yes. यस। ओके जी। हम कहते हैं मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। अब जरा इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझे। मेलिएबल का मतलब होता है अगर आप इसको हैमर करेंगे ना, तो इसकी सिर्फ लेयर्स आगे पीछे होंगी, मतलब ये लेयर है ना आगे स्लाइड ऑफ कर जाएगी, ये टूटेगा नहीं, ये ब्रेक नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है मेलिएबल। मतलब कि अगर फोर्स लगाएंगे तो वो चीज बस बेसिकली क्या होगी, उसकी लेयर्स डिस्प्लेस होंगी। जैसे कि अगर मैं लेट से, अगर अपनी गाड़ी के बोनट के ऊपर एक पत्थर फेंकता हूँ, तो बोनट टूटेगा नहीं, वो क्या होगा, उस पर डेंट पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एक लकड़ी के ऊपर बहुत जोर से पत्थर फेंकूंगा तो वो लकड़ी टूट ही जाएगी। राइट? तो गाड़ियां टूटती नहीं है, बेसिकली वो मेटालिक बॉडी से बनी है। और मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल इन नेचर होते हैं। बाकी अगर डक्टिलिटी की बात करें, तो डक्टिलिटी हम कहते हैं कि देखिए सर, एक मटेरियल है जिसको आप जो है ना बेसिकली हैमर कर करके बिल्कुल वायर्स की फॉर्म में ले आते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की वायर्स है ना उसकी फॉर्म में ले आते हैं। तो वो मेटल फिर बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है टू अगेन, लाइक यू नो, जैसे कि अगर आप उसको हैमर कर करके वायर्स की फॉर्म में ले आए, तो अब आप उस मेटल्स को इस्तेमाल करेंगे टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वाली प्रॉपर्टी कहलाती है डक्टाइल। मतलब कि इफ यू कैन चेंज द शेप ऑफ अ सब्सटेंस बाय हैमरिंग इट, और उसको एक वायर्स की फॉर्म में ले आएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, डक्टाइल कहलाएगा। मुझे बताएं ये वाली बातें सबको क्लियर है? कोई टेंशन की परेशानी का मसला? No. पक्की बात है सब, आपको भी क्लियर है उमर? या ओके जी, ओके। इसको देख लीजिएगा, एक दफा रीड कर लीजिएगा। बाकी देखें, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मैग्नीशियम आयन ज्यादा कंडक्टिव होगा या एल्यूमिनियम आयन, सॉरी नहीं, मैग्नीशियम आयन ज्यादा कंडक्टिव होगा या सोडियम आयन, तो आप क्या बोलेंगे? हेलो, एम ऑडिबल? Magnesium. जी जी, आवाज करती थी। मैं क्या पूछ रहा था आप लोगों से? कैन यू हेयर मी? Yes. मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि मैग्नीशियम, Yeah, sodium. इन दोनों में से आप लोगों को क्या लगता है? I think magnesium. मैग्नीशियम क्या होगा? ज्यादा कंडक्टिव होगा। उसका रीजन पता है क्या है सर? बिकॉज पर एटम ऑफ मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, राइट? और सोडियम का पर एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो मैग्नीशियम आयन वुड बी मोर कंडक्टिव, राइट? हम कहते हैं कि देखिए सर, द मोर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, हायर द कंडक्टिविटी एंड हायर मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट। मुझे बताएं उमर, ये बात समझ आ रही है आपको? यस और नो? मुझे मुझे समझ नहीं आया मैग्नीशियम के पास क्यों कंडक्टिव होगा। मुझे बताओ, अगर हम जरा कंसिडर करें, तो सोडियम आयन जो है ना,
वो Na+1 बनाता है, राइट है ना? Yeah. मतलब कि सोडियम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। वेयर अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, तो मैग्नीशियम किस फॉर्म में आता है? Mg2+ के फॉर्म में, राइट? मतलब कि मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। हम ये कहते हैं कि देखें, सोडियम का पर एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब एक एटम। और मैग्नीशियम भी पर एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सॉरी सॉरी, बिकॉज उसकी वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्योंकि मैग्नीशियम के पर एटम दो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, तो लेट्स से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि उमर, दोनों के 12 एटम्स देते हैं, तो मुझे बताएं आपके पास सोडियम के केस में 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यस और नो? Yes. बट मैग्नीशियम के केस में डोंट यू थिंक कि 24 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? बिकॉज एक Yes. बिकॉज एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 12 एटम 24 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो जब ज्यादा नंबर ऑफ Yeah. इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हाई कनेक्टिविटी हो जाएगी। ओके जी, गॉट दिस थिंग? Okay. चलो जी। Yes. सो दैट इज इट फॉर टुडे। बाकी देखें, हमारे पास ना ये वाला थोड़ा सा पार्ट है, ये मैंने ना ओ लेवल्स का कंडक्टिविटी का थोड़ा सा रिकैप कराया है। आप लोग इसको गो थ्रू करके रखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्रॉपरली। एंड हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अच्छा जी, दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि देखें, हमारे पास ना इसमें एक चंक आता है, वो वाला जाइंट कोऑर्डिनेट वाला। वो चंक अभी हमने नहीं पढ़ा, वो मैं आप लोग को स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ पढ़ाऊंगा। अभी व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज दैट, कि इसकी जो P1 है ना हमारे पास, वो क्या, P1 जो है, P1 हमारे पास ये रहे। आप लोगों ने ये होमवर्क करना है। 31 फुल, सॉरी 3.1 फुल, 3.2 के 35 क्वेश्चन करने हैं। एंड 3.3 के आपको 18, 3.5 4 फुल, 3.5 के 10, और 3.6 के 15। आई वुड से 3.2 के ना 40 कर ले, 40। 40 कर ले, ओके जी। प्लीज इस होमवर्क की फोटो ले लें। PDF आप लोग के पास है P1 की, ये सारे पास पेपर्स करने हैं इंशाल्लाह। हम इनकी क्वेरीज वगैरह को डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर और पास पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे, ओके जी। अगर आप लोग पास पेपर्स कर रहे थे और आप लोगों को कोई कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट खींच के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि सर क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, बड़ी परेशानी हो रही है, तो भी आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मुझे अपडेट करना ही पड़ेगा, ओके जी। गॉट दिस थिंग? Okay. मुझे बताया, किसी को कुछ पूछना है, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला?